Hello students. Now we are going to discuss the second lecture of the vector analysis and आज हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर b है और वेक्टर a है. इनको ऐड करना है आपको, यू वांट टू ऐड देम. तो लॉ कहता है कि अगर ये दो वेक्टर इफ a एंड b कैन रिप्रेजेंट एज अ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन डायगोनल पासेस थ्रू देयर इंटरसेक्शन गिव्स एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स. क्या मतलब कि अगर आप इन दोनों वेक्टर्स से एक पैरेललोग्राम बना लेते हो, जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बन जाती हैं. एक मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, ए और बी से एक पैरेललोग्राम बन गया. ए और बी क्या है? एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम. तो रूल कहता है कि जो डायगोनल इंटरसेक्शन से यानी कि टेल्स से पास करेगा वो हो जाएगा आर, और आर बराबर होगा ए प्लस बी. दिस वन इज ए स्टेटमेंट. और ये एक बहुत ही आसान तरीका है दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का, कि अगर दो वेक्टर्स आपको पता है, उनके बीच का एंगल आपको पता है, तो आप एक पैरेललोग्राम बनाओ. उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, लेकिन शर्त है कि वो डायगोनल कहां से पास करना चाहिए? उनके टेल से पास करना चाहिए, इंटरसेक्शन से पास करना चाहिए. वो आपको दे देगा ए प्लस बी. ठीक है. अब इस वेक्टर आर के अंदर दो चीजें हैं. एक है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा है उसका डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब यहां पे एंगल से है. सो हमें पता करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, एंड वी नीड टू डिराइव आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. एक तो हमें ये डिराइव करना है, और दूसरा डिराइव करना है कि tan अल्फा बराबर इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा. तो वी नीड टू डिराइव दीज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड tan अल्फा. अब आइए हम इसको डिराइव करते हैं. इससे पहले आप इसको नोट कर लें. अब देखो, आपको ये डिराइव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट इज दिस वन, और एंगल इतना बनाना है. तो मैंने एक डायग्राम दोबारा बना लिया इसको, और अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. ये एंगल दिया हुआ है बच्चों थीटा, एंड दिस एंगल इज अल्फा. सपोज दैट दिस वन इज m, this one is n, this one is q, and exceed this line and draw a perpendicular. If this angle is theta, then this is also theta, और इसका नाम रख लीजिए आप p. ठीक है. इतनी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई आपको. अब देखो, o से लेके m तक की जो लेंथ होगी वो होगी मॉड ऑफ a, जिसको आप a लिख सकते हैं. o से लेके n तक की जो लेंथ होगी दैट इज मॉड ऑफ b, इसको आप b लिख सकते हो. o से q तक की लेंथ होगी मॉड ऑफ r, जिसे आपको निकालना है, उसको r ले लीजिए आप. ये r वेक्टर r, मैग्नीट्यूड मॉड r को सिंपली आप r लिख सकते हो. एंड o n इज पैरेलल टू mq, तो ये mq के बराबर भी हो गया, mq के बराबर हो गया. अब छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो. इन राइट एंगल ट्रायंगल QMP दिस एंगल, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहां से आपके पास PQ आ गया, MQ कितना है? B साइन थीटा. क्वेश्चन नंबर 1. उसी ट्रायंगल के अंदर आप कॉस थीटा भी निकाल लो. कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि MP अपॉन MQ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. MP की वैल्यू आ गई बच्चों B कॉस थीटा. इक्वेशन नंबर 2. अब आप बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए. ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल OPQ. इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में
पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपको ये डिराइव करना है। इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रीराइट ओ क्यू स्क्वायर and OP can be written as OM plus MP whole square plus PQ square. Now OQ means what? OQ is R. यहां से देखो आप R. So R square. OM is what? A plus MP B cos theta whole square. PQ is what? B sin theta होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ब्रैकेट को क्या कर दीजिए? ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेके बी स्क्वायर कॉमन कर लो। तो जब आप बी स्क्वायर कॉमन करोगे बच्चों, तो बी स्क्वायर विल बी कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो आर इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट आ गया, आंसर आ गया। ओके, अब आपको निकालना है व्हाट इज द डायरेक्शन, दैट मीन्स एंगल। एंगल कैसे निकालोगे? इसी ट्रायंगल में देखो आप, दोबारा से इसी ट्रायंगल में tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी PQ अपॉन OP एंड tan अल्फा PQ एंड OP कैन बी रिटन एज OM प्लस MP। नाउ पुट द वैल्यू, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए OM और MP की। So what we get? tan अल्फा PQ is what? PQ कहां है PQ? ये देखिए PQ B sin थीटा अपॉन OM is A प्लस B cos थीटा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन आ गई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक है ना, और ये वही रिजल्ट आया है जो आपने पिछली क्लास में निकाला था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, सेम रिजल्ट आता है। ठीक है ना, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि न्यूमेरिकल्स में डिमांड किसकी है, किससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वहां से वो डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अब हम इसके ऊपर कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, वो हम देखते हैं। एक बार नोट कर लें, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए अब इसके ऊपर केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 and children we are knowing that cos 0 degree is 1। तो इस फॉर्मूले में जब आप cos 0 की वैल्यू रखोगे तो ये 1 बन जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स आर इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर बिकॉज इट इज होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी एंड दिस कन्वर्टेड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो होगा उन दोनों का सम होगा, यानी a प्लस बी हो जाएगा। सिंपली आपको ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स और 3 न्यूटन का फोर्स एक ही डायरेक्शन में अगर आप लगाते हैं तो नेट फोर्स हो गया 8 न्यूटन। केस 2 देखें आप, इफ a एंड b आर इन अपोजिट डायरेक्शन यानी एंगल बन गया 180 डिग्री, और cos 180 होता है, आप सबको पता है cos 180 होता है -1। तो इस फॉर्मूले में जब -1 रखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या बन गया अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर यानी r इज इक्वल टू a माइनस बी। अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट a प्लस बी हो सकता है और मिनिमम a माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं r मैक्स और इसको लिख सकता हूं r मिनिमम। That means children, the value of resultant दो वेक्टर का सम
इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में लाई करेगा। ये आपका स्टेटमेंट आया। तो मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी हो सकती है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो 5 और 3 है, तो 5 और 3 का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 8 और मिनिमम वैल्यू हो गया 2। 5 और 3 है दो वेक्टर, एक है 5 और दूसरा है 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 8 और मिनिमम हो गई 2। तो 2 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 2 और 8 के बीच में यानी कि 6, 5.5, 6 डेसिमल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 8 और मिनिमम वैल्यू 2। ठीक है ना? तो इसे हमें बहुत ध्यान से समझना है और याद भी रखना है। अब हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं कि अगर मान लो एक डायगोनल OQ आपको a प्लस बी देता है, तो दूसरा डायगोनल आपको क्या देगा। आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो, हमें निकालना है दूसरा वाला डायगोनल, यानी ये वाला डायगोनल। हम क्या कर देते हैं, इसी की बैक लाइन खींच देते हैं, माइनस बी, यानी ये b है तो ये अपोजिट वेक्टर माइनस बी। अब इस a से और इस माइनस बी से एक नया पैरेललोग्राम तैयार करते हैं। ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, और ये सपोज दैट r डैश है। तो r डैश किसके बराबर होगा, r डैश बराबर होगा a प्लस ऑफ माइनस बी, दिस प्लस दिस। क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि डायगोनल जो इंटरसेक्शन से पास करता है उन दोनों का सम होता है, यानी a प्लस बी। तो a प्लस और यहाँ पे b की जगह माइनस बी है तो माइनस बी लिख दिया। दैट मीन्स r डैश कितना मिल गया आपको, a माइनस बी। अब गौर करने की चीज है, यहाँ पर ये डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर है और ये वाला डायगोनल a प्लस बी है। अब इस डायगोनल को अगर आप इसे मिलाते हैं तो ये डायगोनल इसके पैरेलल है, यानी अगर ये a प्लस, अगर ये वाला a माइनस बी है तो ये भी a माइनस बी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल आपको a प्लस बी देगा और दूसरा डायगोनल आपको a माइनस बी देगा। अब इस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, सेम रूल अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला यहां अप्लाई किया बस वही अप्लाई करना है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो r डैश इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड लेना है, प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। तो ये आ गया रिजल्टेंट r डैश। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इन फ्यूचर। तो ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर और ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका यूज कहां पे होगा, जैसे मान लो वेलोसिटी के बारे में कर दे दिया गया कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v1, अभी के समय v1 है, थोड़ी देर के बाद v2 हो जाती है, तो चेंज इन वेलोसिटी बताओ। मान लो एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी अभी v1 है और आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो मुझसे बोला गया कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ। चेंज इन वेलोसिटी मतलब आपको डेल्टा v बताना है, v2 माइनस v1 बताना है, ये डिफरेंस बताना है, सिंपल सी बात है, डिफरेंस बताना है। तो मैं इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। यहां पर इस फॉर्मूले में a की जगह पे v1 और b की जगह पे v2 रख के आप डेल्टा v निकाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो दिस वन इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक तरीका हो गया रिजल्टेंट निकालने का और एक हो गया डिस्प्लेसमेंट निकालने का। एक बार दोबारा इसको समराइज कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो वेक्टर्स a and b, diagonal passes through their tails gives a plus b and diagonal passes through their heads gives the a minus b. a plus b is called resultant and this is called displacement. तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। दो वेक्टर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम रिजल्टेंट a plus b और मिनिमम a minus b। ओके, नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं आगे टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दो फोर्स है 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन है कि नेट फोर्स बताओ विद डायरेक्शन। नेट फोर्स बताओ विद डायरेक्शन। तो सिंपल क्या करना है, आपको एक पैरेललोग्राम बना लेना है। न भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रेफरेंस हम ले लेते हैं। ये इसका रिजल्टेंट होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, एंगल 60 डिग्री। आपको बताना है कि नेट फोर्स बताइए कितना होगा। तो अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, F इज इक्वल टू
बस थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। ए और बी, जरूरी नहीं है कि आप ए और बी लिखें, आप उसकी जगह वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, आप उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, आप उसकी जगह फोर्स लिखते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो आपको लगती है आप यू कैन प्लेस इट। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब F1 की वैल्यू कितनी है 10, इसको आप F1 मान लें, इसको F2 मान लें, ये आपकी मर्जी है। 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, हो गया 100 प्लस 25 प्लस 100 एंड cos 60 1/2, तो ये आ गया आपका टोटल 175 न्यूटन। तो आपका जो आंसर आया नेट फोर्स इज 175 न्यूटन, इज द 1/175 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। अब एंगल निकालना है, एंगल मींस दिस एंगल अल्फा। तो एंगल निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला आपके जो पास है tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए, क्या कि tan अल्फा जब तुम निकाल रहे हो, जिसके साथ आप एंगल निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जिसके साथ आप एंगल निकाल रहे हैं न्यूमरेटर में उसका अपोजिट साइड आएगा। यानी कि अगर अल्फा आप इसके साथ निकाल रहे हो तो ये साइड लोगे, अगर मैं एंगल इसके साथ निकालूंगा तो ये साइड स्टार्ट करूंगा, न्यूमरेटर में ये आएगा। लेकिन अगर अल्फा आप इस बेस के साथ निकाल रहे हैं तो ये साइड आप लोगे सबसे पहले। तो यहां पर आ गया आपका b की जगह यानी कि 5 sin 60 अपॉन a का मतलब ये हो गया 10 प्लस 5 cos 60। अब ये हो गया बच्चों 5√3/2 प्लस 10 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व कर लिया आपने, 5√3/2 ये हो गया 15/2, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 1/√3। 1/√3 और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए फिर चेक कर लीजिए इसको, 5 sin 60 अपॉन 10, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो यहां लिख दिया आपने, अपोजिट वाला साइड लेंगे हमेशा, अगर अल्फा इसके साथ निकाल लो तो ये साइड आप लोगे, 10 प्लस 5 cos 60। सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हम करने जा रहे हैं। ये तो हमने पढ़ा रिजल्टेंट निकालना यानी a प्लस बी निकालना और a माइनस बी निकालना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किसी वेक्टर को आप स्प्लिट कैसे करेंगे, रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, उसका रिजॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मान लो आपके पास एक वेक्टर है, सपोज दैट वेक्टर r एज OP विच मेक्स एन एंगल थीटा। इसको हमें रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व का मतलब होता है स्प्लिट करना। तो स्प्लिट तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। तो चिल्ड्रन यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल दो, सपोज दैट दिस वन इज एन। लाइन ओपी की लेंथ कितनी होगी मॉड ऑफ आर, मैं बार बार बोलता हूं कि मॉड हटा के सिंपली लिख सकते हैं आप आर। इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल PON में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन OP, तो PN बराबर हो गया बच्चों R साइन थीटा। PN की वैल्यू R साइन थीटा, यानी ये लेंथ आपकी हो गई R साइन थीटा। उसी तरीके से उसी ट्राइंगल में cos थीटा जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा ON बाई OP, यानी ON बराबर कितने के R cos थीटा, यानी ये लेंथ आपकी हो गई R cos थीटा। अब बच्चों ये r cos थीटा यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट r sin थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट बन गया r cos थीटा कामा r sin थीटा। और ये शुरू में आपको पता है कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों और बेसिकली r क्या एक पोजीशन वेक्टर है, तो r को मैं लिख सकता हूं r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। इस तरीके से आपने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में, आई कैप और जे कैप में। ठीक है, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यू सरप्राइज कि इसका आंसर आर आ जाएगा, एंगल निकालोगे तो थीटा आ जाएगा, करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो तुम। ठीक है, अब इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं फिर। अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन है छोटा सा
कि वेक्टर ए कितना होगा और वेक्टर बी कितना होगा। देखो बच्चों बहुत सिंपल से याद रखना है, आर की वैल्यू कितनी आई थी, जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस लिखते हैं, याद रखना जिसके साथ थीटा बनेगा वो कॉस होगा, आर कॉस थीटा आई कैप एंड आर साइन थीटा जे कैप। अब ए लिखना है तुम्हें, ये अल्फा एंगल बना रहा है तो ये हो गया ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। अब बी की बात करें तो बी कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, बीटा, तो लिखोगे आप बी कॉस बीटा, बट इसका जो रिजोल्यूशन होगा, देखो बच्चों ए दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक कंपोनेंट इधर गया एक कंपोनेंट इधर गया, लेकिन जब आप बी को डिवाइड करोगे तो एक कंपोनेंट इधर माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा और एक प्लस वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, तो जो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है उसके लिए आप माइनस आई कैप लिखोगे प्लस बी साइन बीटा जे कैप, यानी ये माइनस हो गया। एक दूसरा एग्जांपल और ले लो आप, मान लो ये सी है, वेक्टर सी, और ये एंगल बना रहा है थीटा, तो आप लिखोगे वेक्टर सी इक्वल टू सी कॉस थीटा प्लस आई कैप, और इसका दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा सी साइन थीटा जे कैप माइनस जे कैप। माइनस क्यों? क्योंकि ये नीचे आया। एक तीसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, मान लो ये डी है और ये इसके साथ फाई एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? फाई। अगर ये इसके साथ फाई एंगल बना रहा है तो वेक्टर डी इज इक्वल टू हो गया, ध्यान देना थोड़ा सा अलग है, सबसे अलग हट के है, डी इज इक्वल टू डी एंगल इसके साथ बना रहा है तो ये कॉस में होगा, कॉस फाई माइनस जे कैप, क्योंकि जे के साथ बना रहा है और माइनस जे है, और दूसरा वाला जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है डी साइन फाई माइनस आई कैप। ठीक है, तो इस तरह से आप वेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका टॉपिक बचता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।